हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारे सारथी बैच का लेक्चर नंबर 24 है। जैसे कि आपको पता है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था और लगभग डाइजेस्टिव सिस्टम हम अब कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज शायद इसका लास्ट लेक्चर होगा, देखते हैं कितना कर पाएंगे। तो पार्ट 14 है आज डाइजेस्टिव सिस्टम का। लगभग 14 लेक्चर्स लग गए हमें ये सिस्टम कंप्लीट करने में। ठीक है, तो देखो क्या क्या हमने देखा था। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये सारा कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। अब बस हमारा एक टॉपिक हर्निया बचता है, साथ में कुछ अदर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं, और मिसलिनियस टॉपिक्स कुछ मिक्स जीआई सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं। आज हम इन तीनों टॉपिक्स को देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सबसे पहले हम हर्निया को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हर्निया के ऊपर क्या पूछा गया है, तो ध्यान से देखेंगे। डैश इज प्रोट्रूशन ऑफ एन ऑर्गन। प्रोट्रूशन का मतलब हो गया आउट पाउचिंग, बाहर की तरफ निकल जाना। प्रोट्रूशन ऑफ एन ऑर्गन, टिश्यू और स्ट्रक्चर थ्रू द वॉल ऑफ द कैविटी इन विच इट इज नॉर्मली कंटेन्स। मतलब ये एक कैविटी है, इस कैविटी में ये ऑर्गन पाया जाता था। ठीक है, ये ऑर्गन इस कैविटी में पाया जाता था, बट किसी कारणवश ये ऑर्गन इस कैविटी से बाहर की तरफ प्रोट्रूट हो गया। तो ये जो बाहर की तरफ निकलना होता है, बाहर की तरफ प्रोट्रूशन होता है इसका, इसी को हम क्या कहते हैं, अपनी कैविटी से बाहर की तरफ ऑर्गन का, जो नॉर्मली एक कैविटी में होता है बट वहां से बाहर की तरफ अगर वो प्रोट्रूट हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तो उसी कंडीशन को हम हर्निया का नाम देते हैं। इज इट क्लियर? एक्सप्लेनेशन में ध्यान से देखेंगे। और ये देखो कहां पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ESIC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये डायग्राम से आप देखो, ये डायग्राम में क्या क्या है। तो एम्बलिकल हर्निया आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये एम्बलिकल हर्निया आ गया, देखो एम्बलाइकस है, ये बाहर की तरफ प्रोट्रूशन हुई है। ये इंजुनल कैनाल, नीचे स्क्रोटम है। तो स्क्रोटम जिस रास्ते से टेस्टिस नीचे आते हैं स्क्रोटम के अंदर, उसको इंजुनल कैनाल बोलते हैं। और इंजुनल कैनाल के अंदर इंटेस्टाइन का कोई लंप या कोई पार्ट आ चुका है, इसी को हम इंजुनल हर्निया बोलते हैं। ठीक है, उससे वैसे ही फिमोरल हर्निया, फिमोरल रीजन में कुछ हर्निया हो गया। तो यहां तक आपको हर्निया पता चल गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस 2022 में पूछा गया है। रिसेंटली ये क्वेश्चन 2-3 साल पहले आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द पार्ट ऑफ अपर स्टमक, अपर स्टमक का पार्ट मूव्स अप इनटू द लोअर पोर्शन ऑफ थोरेक्स थ्रू डायफ्राम इज नोन एज। देखो होता क्या, बेसिकली ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी के अंदर ये यहाँ पे मिडल में डायफ्राम होता है। डायफ्राम के नीचे होती है एब्डोमिनल कैविटी और डायफ्राम के ऊपर होती है थोरेसिक कैविटी। ठीक है, अब होता क्या है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जो आपका फूड पाइप होता है, जो इसोफेगस होता है, वो यहाँ से यहाँ आके थोरेसिक कैविटी से ये इधर अंदर की तरफ आके, और बाद में नीचे एब्डोमिनल कैविटी के पास क्या बनता है, स्टमक बनता है। अब होता क्या है, इस ये जो स्टमक है ये डायफ्राम के नीचे था, बट कुछ पोर्शन डायफ्राम के ऊपर आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइटल हर्निया। याद रखना, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइटल हर्निया कहते हैं। अब ये हाइटल हर्निया कैसा दिखता है वो आपको मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। अब ये देख सकते हो आप, बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है जहां से आपको सारी चीजें क्लियर, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। डायग्राम्स में इसीलिए आपके सामने रखता हूं ताकि आप चीजों को देख के समझ के उनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज समझ आ गई, जो हमने देख ली एक बार, फिर हम वो भूलते नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में देखो क्या, ये नॉर्मली डायफ्राम है और यहाँ पे ये इसोफेगस आ रहा है, और ये देखो ये स्टमक नीचे था। अब हुआ क्या, ये डायफ्राम से ये स्टमक का पोर्शन बाहर की तरफ निकल गया, इसको हर्निया बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं, हाइटल हर्निया। तो वीक डायफ्राम की वजह से ये कंडीशन होती है, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइटल हर्निया। अब पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है हाइटल हर्निया के बारे में। तो देखो, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, SHH इसको हम बोलते हैं। तो ये क्या है, स्लाइडिंग है हाइटल हर्निया, मींस प्रोट्रूशन ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। प्रोट्रूशन होता है किसका, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो जंक्शन था, यहाँ पे कहीं हुआ है गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के पास। एंड अपर पार्ट ऑफ स्टमक इन थोरेक्स बाय डायफ्राम। और अपर पार्ट स्टमक का जो है वो थोरेक्स में चले गया है, थोरेसिक कैविटी में चले गया है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइटल हर्निया कहते हैं। तो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया इसका नाम है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया है, HPSSC स्टाफ नर्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अ स्लाइडिंग हाइटल हर्निया इज। अब ये कह रहा है कॉमन सिम्टम बताओ। सिम्टम हाइटल हर्निया के क्या है वो आपको पता होंगे, लेकिन हमको यहाँ पे मोस्ट कॉमन सिम्टम बताना है हाइटल हर्निया का। तो हाइटल हर्निया का मोस्ट कॉमन सिम्टम GER होता है। ठीक है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है, याद रखेंगे। ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, थोड़ी बहुत फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है।
ऑल ऑफ द अबव आ सकता था, बट यहाँ पे मोस्ट कॉमन पूछा हुआ है तो यहाँ पे GER आ जाएगा। तो देखो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया इज कैरेक्टराइज्ड बाय हर्टबर्न। तो क्या होता है इसमें, हर्टबर्न होता है, जो आपकी फूड पाइप है वो उसमें जलन होती है, जैसे GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में होता था। एसिड के कंटेक्ट में आपका एसोफेगस आता था तो हर्टबर्न होता है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स GER। डिस्पेजिया हमें निगलने में दिक्कत आएगी। चेस्ट एंड एब्डोमिनल पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब होता है, बट मोस्ट कॉमनली अगर हम देखेंगे तो GER देखा जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया इज। ये कह रहा है कि सर्जिकल रिपेयर जो हर्निया का होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या हम उसको हर्निकटोमी कहेंगे, फिस्टलेक्टोमी कहेंगे, लेप्रोस्कोपी कहेंगे, या हर्नियोरैफी कहेंगे? तो याद रखना हर्नियोरैफी इसका नाम होता है। जब हम हर्निया को सर्जिकली रिपेयर करते हैं उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, HARNIO हर्नियो, RRHAPHY रैफी, हर्नियोरैफी हम यूज करते हैं। प्रोनाउंस आप कुछ भी करो, मैंने स्पेलिंग पढ़ के भी आपको बता दी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया है, RUHS पोस्ट BSc नर्सिंग एग्जाम है एंट्रेंस का, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। सवाल क्या है, द बेस्ट पोजिशन टू एसेस इंजुनल हर्निया इज। अब इंजुनल हर्निया है, इंजुनल कैनाल स्क्रॉटम के ऊपर पेल्विक रीजन में हर्निया देखने को मिलेगा, उसको एसेस करने के लिए हम पेशेंट को कौन सी बेस्ट पोजीशन में रखेंगे जिससे हम उस हर्निया को देख पाएंगे? तो याद रखना इसमें हम पेशेंट को जो है स्क्वाट पोजीशन में, ठीक है, स्क्वाट पोजीशन, जैसे आप इंडियन सीट्स में, जो इंडियन सीट्स आपकी लैट्रिन की इंडियन सीट्स होती है उस पर आप किस तरह से बैठते हो, जिस तरह से वो बैठते हैं उसी को हम स्क्वाट पोजीशन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिट इन ए स्क्वाट पोजीशन। तो बी आ गया, सिट इन ए स्क्वाट पोजीशन एंड बियर डाउन। इज इट क्लियर? इसका आंसर बी था। अब देखो यहां तक ये हो गया हर्निया से, इतने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। हर्निया क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब कुछ अदर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के बारे में आज हम बात करेंगे। कोई और अदर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। RUHS 2014 में और राग 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अ पेशेंट विद कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, पेशेंट में कोलोन में ऑब्स्ट्रक्शन है, शुड बी ऑब्जर्व फॉर विच पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। अब हम उसको किस पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन के लिए देखेंगे, उस पे कहां पे उसकी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसके कोलन में ऑब्स्ट्रक्शन है। कोलन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या होगा, हेपेटाइटिस होगा, क्या सिरोसिस होगा, सिरोसिस ऑफ लिवर होगा, हेपेटाइटिस होगा, बाउल नेक्रोसिस होगा, या पेंक्रेटाइटिस होगा। देखो सबसे पहले आप देखो कोलन में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो कोलन में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहां पे फीसिस फंसा रहेगा, उसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाएगा, तो बाउल नेक्रोसिस होगा वहां पे। सिरोसिस का कोई लेना देना नहीं है, हेपेटाइटिस का कोई लेना देना नहीं है, पेंक्रेटाइटिस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बात हो रही है कोलन से, तो सीधा आंसर बनता है हमारा बाउल नेक्रोसिस। ये देख सकते हो आप बाउल नेक्रोसिस की डायग्राम, यहाँ पे देखो ये फीसिस यहाँ पे फंसा हुआ है, ये बाउल नेक्रोसिस हो रहा है, ये देखो बाउल नेक्रोसिस हो गया, बिल्कुल ब्लैकिश हो गई है ये। क्लियर? बात समझ आ गई? अब हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और समझेंगे एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। तो देखो, बाउल इस्चीमिया और नेक्रोसिस इज द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज और कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए किसी वजह से, इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो फीसिस आगे ही नहीं चल पा रहा है, उससे क्या होगा, बाउल इस्चीमिया होगा, वहां पे ब्लड की कमी होगी, नेक्रोसिस हो जाएगा, बिल्कुल एकदम ब्लैकिश हो जाएगा, डेड हो जाएंगी वहां की सेल्स, और कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, बाउल नेक्रोसिस होता है, याद रखना बाउल इस्चीमिया होता है, एज इट मे कॉज। तो इससे क्या हो सकता है, तो अब वहां पे प्रेशर बढ़ेगा, पेरिटोनाइटिस की कंडीशन हो सकती है, ठीक है, पेरिटोनाइसिस हो सकता है, परफोरेशन, ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो वहां पे वो फट भी सकता है और बाहर परफोरेशन हो सकती है, एंड हेमोरेज, तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस भी हो सकता है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस थे इसके। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है, कहां पे पूछा गया है, तो इग्नू PhD नर्सिंग में पूछा गया है, ये 2022 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है, A client is admitted to the hospital, एक क्लाइंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया विद ए बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। तो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन थी, आपको एकदम नेक्रोसिस वगैरह दिमाग में आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रियोरिटी ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। अब नर्सिंग डायग्नोसिस में प्रियोरिटी क्या है, क्या फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा, क्या डेफिशिएंट नॉलेज, ये तो बिल्कुल नहीं यार, छोड़ो इसको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रियोरिटी ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, डेफिशिएंट नॉलेज, इनसफिशिएंट टिश्यू परफ्यूजन, पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल डिस्टेंस, यहाँ पे आएगा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। क्योंकि होगा क्या, जब भी ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे हो गई तो फ्लूइड को, जो फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म था, फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो फ्लूइड लॉस की कंडीशन बन सकती है। तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को नर्स को देखना होता है। तो देखो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन कैन रिजल्ट इन फ्लूइड डेफिशिएंट, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, इसकी वजह से फ्लूइड डेफिशिएंट होगा, फ्लूइड कम होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा ड्यू टू वॉमिटिंग। किसकी वजह से, क्योंकि बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में होता क्या है, वॉमिटिंग होती है,
डिक्रीज ओरल इनटेक। अब बाउल ही पास नहीं हो रहा है तो एपिटाइट भी कम होगा, लूज ऑफ एपिटाइट होगा, इनटेक ही कम होगा, लॉस ऑफ फ्लूइड का लॉस होगा इनटू द ऑब्स्ट्रक्टेड बाउल। और वो जो बाउल है, अब वो जो फंसा हुआ बाउल है, वहां से जितना भी वाटर कंटेंट है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। क्लियर। अब वहां पे वाटर की भी कमी हो जाएगी, ठीक है, तो फ्लूइड वाटर डेफिशिएंट है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट हो गया वहां पे बाउल पे, तो वो देखना है हमको। क्लियर। सो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इज प्रियोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस, इसलिए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट जो है वो प्रियोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस बन जाता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एएसआईसी स्टाफ नर्स दिल्ली 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन क्या है? diet prescribed for patient having malabsorption syndrome is। अब माल एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रही है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है पेशेंट को, तो उसके लिए हम क्या डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे? कौन सी डाइट हम उस पेशेंट को देते हैं? क्या विटामिन B12 की डाइट देंगे? क्या उसको हम कॉर्टिकोट्रोफिन देंगे, फॉलिक एसिड देंगे, या ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं? तो याद रखना, जब भी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है उसमें हम ग्लूटेन फ्री डाइट का यूज करते हैं, हम उस पेशेंट को ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। अब क्या है ग्लूटेन फ्री डाइट, क्या है माल एब्जॉर्प्शन? यहाँ से ध्यान से इस स्लाइड में देखो, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, माल एब्जॉर्प्शन जो है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या हो गया? डिसऑर्डर दैट कॉज इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम जीआईटी। होता क्या है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, हम खाते तो सब कुछ है, बट वो खाने में से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता हमारा जीआईटी, उसी को हम माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का नाम देते हैं। इट अकर्स, ये कब होता है? इट अकर्स इन वेरियस डिजीज कंडीशन दैट अफेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। और ये जो है, ये वेरियस डिजीज में देखा जाता है, डिजीज कंडीशन में देखा जाता है, जो अफेक्ट करता है हमारे इंटेस्टाइन की म्यूकोसा को। लाइक इन्फेक्शन होगी कोई, ठीक है, ट्रॉपिकल स्प्रू, ठीक है, सीलिक डिजीज क्या हो गया? इट रिक्वायर ग्लूटेन फ्री डाइट, सीलिक डिजीज में ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है, ठीक है। पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, अगर पेनक्रियाज ही प्रॉपरली जो है डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाएगा तो पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी की वजह से माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। एंटीबायोटिक थेरेपी, अगर हम एंटीबायोटिक थेरेपी यूज करेंगे तो फ्लोरा वहां का खराब हो जाता है, जो बैक्टीरियल फ्लोरा था हमारे इंटेस्टाइन का, जीआईटी का, वही उसमें जो है इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन नहीं होती, तो माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल नियोमाइसिन विच चेंजेस द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइन। देखो लिखा हुआ है नियोमाइसिन एंटीबायोटिक का जब हम यूज करते हैं तो नॉर्मल जो फ्लोरा था इंटेस्टाइन का वही ये खराब कर देता है। और लैक्टोस डेफिशिएंसी, और लैक्टोस डेफिशिएंसी की वजह से भी, जो लैक्टोबैसिलस लैक्टोस डेफिशिएंसी की वजह से, वहाँ इस वजह से भी क्या होता है? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है। अब माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या होता है वो देख लिया, और किन किन वजहों से किन किन डिजीजेज रिलेटेड माल एब्जॉर्प्शन होती है, वो सारी डिजीज के नाम नीचे दिए गए हैं। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे HSSC स्टाफ नर्स हरियाणा 2017 का सवाल है। क्वेश्चन क्या था? द वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक विच में कॉज द माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इज। मैंने अभी बता दिया था, जब एंटीबायोटिक का ज्यादा यूज करेंगे तो माल एब्जॉर्प्शन किस वजह से होगा, क्या दिक्कत होगी वहां पे, क्या चेंज हो जाएगा? चेंजिंग द नॉर्मल इनटेक फ्लूइड, ये नहीं आएगा। चेंजिंग द नॉर्मल फूड इनटेक, ऐसा कुछ नहीं होगा। चेंजिंग द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइन, बिल्कुल जो नॉर्मल फ्लोरा था, बैक्टीरियल फ्लोरा, उसको चेंज कर देता है, जिसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन हो जाती है। चेंजिंग द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेस्टाइन, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। इज इट क्लियर? इसका सी जो है करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, अ डाइट प्लान गिवन बाय द नर्स एक डाइट प्लान दे रही है किसको? टू ए पेशेंट विद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। देखो IBS, हमने पीछे IBD भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर पढ़ा था। अब IBS पे यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या है? एक डाइट प्लान दे रही है नर्स पेशेंट को जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो उसको कौन सा डाइट प्लान दिया जाता है? क्या लो फाइबर लो फैट दिया जाएगा, हाई फाइबर लो फैट दिया जाएगा, लो फाइबर हाई फैट दिया जाएगा, हाई फाइबर हाई फैट दिया जाएगा? याद रखना, हाई फाइबर लो फैट डाइट दी जाती है। क्या होता है ये IBS? तो यहाँ पे देखेंगे अगली स्लाइड में, एक्सप्लेनेशन में पूरी चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो ध्यान से देखो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS क्या है? इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल पेन। ये क्या होता है? एब्डोमिन में पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, ऑफन रिलीव्ड बाय पासेज ऑफ स्टूल और गैस। जैसे ही स्टूल पास होगा, गैस पास होगी तो रिलीफ मिलेगा। तो IBS में होता क्या है? ये IBS जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें एब्डोमिन में पेन होता है, और पेन कैसे रिलीव होगा? जैसे ही स्टूल पास होगा, जैसे ही गैस पास होगा तो रिलीव मिलेगा पेन में, ठीक है। डिस्टर्ब्ड एलिमिनेशन पैटर्न डिस्टर्ब रहता है, इसमें कॉन्स्टिपेशन रहेगी, इसमें डायरिया रहेगा, या ऑल्टरनेटिंग एपिसोड ऑफ बोथ, या दोनों, या तो डायरिया
चलते रहेगा अल्टरनेट में, या तो डायरिया फिर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया कॉन्स्टिपेशन, मतलब इरिटेबल रहेगा, ठीक है, इरिटेट रहेगा, नाम से ही पता चल रहा है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो बाउल जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं रहेगा, तो इरिटेबल फॉर्म में रहेगा। सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड इनकम्पिटेंट इवैक्यूएशन, सेंस ऑफ अर्जेंसी, एकदम से उसको लगेगा कि हाँ मुझे वॉशरूम जाना चाहिए, तो वहां जाके कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन रहेगी इवैक्यूएशन। ब्लोटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लोटिंग रहेगी, ठीक है, जैसे ही कुछ खाएगा तो एकदम से पेट फूल जाएगा, ब्लोटिंग रहेगी, डिस्टेंशन रहेगा, पेट फूला फूला रहेगा, ब्लोटिंग रहेगी, अलग सा जैसे अपच जिसे हम कहते हैं वो वाली कंडीशन बन जाती है। तो नर्स शुड बी एडवाइज टू कंज्यूम मॉडरेट टू हाई फाइबर। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली फाइबर्स की कमी होती है जिस वजह से ये आईबीएस की कंडीशन बनती है। तो नर्स क्या रिकमेंड करेगी, एडवाइस करेगी कि कंज्यूम किया जाए हाई फाइबर को, मेनली सॉल्युबल फाइबर। कौन से फाइबर, सॉल्युबल फाइबर, जो इजीली सॉल्युबल हो जाए, जैसे ग्लूटेन फ्री डाइट को यूज करना है, एंड लो फैट टू डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक स्टिमुलेशन। और क्या करना है, लो फैट को यूज करना है, लो फैट टू डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक स्टिमुलेशन। तो जो वो डिस्टेंशन हो रही थी, जो अननेसेसरी पेरिस्टाल्सिस हो रहा था, उसको कंट्रोल करना है, पेरिस्टाल्टिक स्टिमुलेशन। एंड आल्सो एडवाइज टू अवॉइड गैस फॉर्मिंग, अवॉइड करना है गैस फॉर्मिंग, जिससे गैस फॉर्मिंग फूड्स लाइक कैबेज अवॉइड करना है, बीन्स अवॉइड करना है, ब्रोकली एक्सेट्रा, इनको अवॉइड करना है आईबीएस की कंडीशन में। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया वो, अब हम मिसलीनियस टॉपिक्स को देखेंगे, मिसलीनियस टॉपिक्स रिलेटेड टू जीआईटी। जीआईटी में जो मिसलीनियस टॉपिक्स हैं, अब हम मिक्स टॉपिक्स पढ़ेंगे, मिक्स कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं आपके एग्जाम में उनको देखेंगे, ठीक है। आज का ये लास्ट टॉपिक है, अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक है, आज ये टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 14 लेक्चर में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन देखते हैं कहां पे आया हुआ है ये। आरपीएससी 2012 में और ईएसआईसी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द टर्म एनोरेक्सिया इज नोन एज। अब ये हमसे पूछ रहा है कि एनोरेक्सिया का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ हेयर हो गया, लॉस ऑफ स्लीप हो गया, लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया, लॉस ऑफ स्पीच हो गया। तो याद रखना, लॉस ऑफ एपिटाइट को हम क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, इसको हम क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया। इज इट क्लियर? तो देखो अब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। लॉस ऑफ एपिटाइट इज नोन एज एनोरेक्सिया, एपिटाइट का लॉस होना इसको एनोरेक्सिया बोलेंगे। एब्सेंस और लॉस ऑफ हेयर, हेयर का लॉस होना या एब्सेंस होना ऑफ द हेड इज नोन एज एलोपीकिया, ठीक है, एलोपीसिया, जो भी इसको पढ़ना है, एलोपीसिया, एलोपीसिया, एलोपीकिया, जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हो, ये होता है। लॉस ऑफ स्पीच कॉल्ड एफेसिया, ठीक है, एफेसिया क्या हो गया, लॉस ऑफ स्पीच, बोल ना पाना। फिर लॉस ऑफ स्लीप कॉल्ड इंसोम्निया, अगर इंसोम्निया, नींद ना आना, इसको हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ स्लीप, इसको हम इंसोम्निया कहते हैं। तीन चार टर्म्स थी, तीनों चार यहीं पे लपेट ली हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहां पे आया हुआ है, इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग नवंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, डार्क एंड टारी कलर स्टूल इज नोन एज। स्टूल अगर डार्क टारी होगा, ब्लड उसमें सना हुआ है और बिल्कुल ब्लैक कलर का है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मेलेना कहते हैं। याद रखना, मेलेना कहते हैं हम डार्क एंड टारी स्टूल को, ठीक है। किस तरह का होता है मेलेना, तो ये देख सकते हो आप, मेलेना देखो किस तरह से। तो जब लोअर जीआईटी में कोलान वाले में कहीं दिक्कत होती है, ठीक है, पड़ा हुआ है, किस कंडीशन में मेलेना देखने को मिलता है, वो बताओ मुझे जल्दी से, कौन सी कंडीशन, कौन सी डिजीज पड़ी थी जिसमें मेलेना, और यहाँ पे जो जो उल्टी में, वॉमिटिंग में आपको ब्लड आएगा, ठीक है, हेमेटोएमेसिस। मुझे बताओ हेमेटोएमेसिस कौन सी कंडीशन में आता है और मेलेना कौन सी कंडीशन में आता है। लास्ट लेक्चर में वो डिजीज में डिस्कस कर चुका हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो मैं क्वेश्चन आपको बीच में पूछता हूँ डायरेक्टली उसका आंसर बोलता हूँ ना, आपका फर्ज बनता है वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, उसी टाइम पे कमेंट करो। यहां से आपके ब्रेन का जो है ना, वहां से पता चलता है कि तुम्हारी जो रिटेंशन है, रिकॉल पावर है, वो कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही बीच में से क्वेश्चन उठ के आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, रिम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी 2013 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, एपिटाइट इज डिक्रीज्ड बाय ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। एपिटाइट इज डिक्रीज्ड, एपिटाइट, भूख जो है कम लग रही है, बाय ऑल, इन सब की वजह से भूख कम लगेगी, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के। तो क्या है, हरी, वरी और फियर। जब भी आप तेजी में, जल्दी में होते हो, डर में होते हो, डर में हो, वरी में हो, तो आपकी एपिटाइट कम होगी, बिल्कुल सही। ये कह रहा है डिक्रीज एपिटाइट करने वाले फैक्टर सही है, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलरिटी इन ईटिंग। अगर आप रेगुलरिटी रखोगे ईटिंग में, रोज टाइम पे खाना खाओगे, रोज सुबह दिन शाम खा रहे हैं हम खाना, हर दिन इसी में चल रहे हैं, तो इससे क्या एपिटाइट कम होगी, ये तो बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं होता। नेक्स्ट, इररेगुलर मील्स। अगर हम इररेगुलर मील्स लेंगे, उसकी वजह से क्या एपिटाइट कम होती है, बिल्कुल एपिटाइट, भूख उससे कम हो जाती है अगर हम रेगुलरिटी रखेंगे मील में। लॉन्ग स्पेसिंग ऑफ मील टाइम, जब हम लॉन्ग स्पेसिस,
जब हम इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं उससे भी हमारी भूख कम होती है। तो रेगुलरिटी इन ईटिंग से तो उल्टा हमें भूख जो है वो प्रॉपर लगती है, तो यही इसका आंसर आएगा क्योंकि हमको एक्सेप्ट पूछा गया था। इज इट क्लियर? तो देखो, एक्सेप्ट रेगुलरिटी इन ईटिंग, इट इंक्रीजेज एपिटाइट। जब आप रेगुलरिटी रखते हो खाने में तो आपको, जैसे आप रोज सुबह ब्रेकफास्ट करते हो तो हर दिन सुबह आपको भूख लगेगी। क्लियर? तो ये क्या है, इंक्रीज करता है एपिटाइट को। अदर सिचुएशंस लाइक हरी, वरी, फियर, इरेगुलर मील एंड लॉन्ग स्पेसिंग ऑफ मील टाइमिंग सुप्रेस एपिटाइट। ये क्या करते हैं, सुप्रेस करते हैं एपिटाइट को। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डी ट्रिपल बी स्टाफ नर्स 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनफेक्चुअल स्टेनिंग, ठीक है, इनफेक्चुअल स्ट्रेनिंग एट स्टूल इज नोन एज, इनफेक्चुअल स्ट्रेनिंग, इनफेक्चुअल स्ट्रेनिंग हो रही है स्टूल की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टेनास्मस कहते हैं। ठीक है, ये टेनास्मस क्या होता है इसको अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको। बॉर्बोरगेमी कुछ अलग हो गया, कॉन्स्टिपेशन तो हो गया, स्टूल का पास ही नहीं होना, तो एकदम से रुको, कब्जी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो इसको, डी इसका करेक्ट आंसर था। देखो क्या है, ए गार्गलिंग एंड स्प्लैशिंग हाइपर एक्टिव बाउल साउंड। गार्गलिंग हो रही है कि एकदम से, है ना, अलग अलग सी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं हमारे पेट से, बाउल साउंड, नॉर्मली हेयर ओवर द लार्ज इंटेस्टाइन से आती हैं, कॉज्ड बाय पासेज ऑफ गैस थ्रू द लिक्विड। तो लिक्विड के थ्रू से गैस जब पास होती है तो ये आवाजें निकलती हैं ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्ड, उसको हम बॉर्बोरगेमी बोलते हैं। ठीक है, बॉर्बोरगेमी हम बोलते हैं गार्गलिंग, जब साउंड गैस पास हो रही है लिक्विड में से वहां पे। नेक्स्ट है फैटी स्टूल। जो फैटी स्टूल होता है, स्टूल में जब फैट भरा पड़ा होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ मोर देन 7 ग्राम पर डे ऑफ फैट। अगर एक्सक्रीशन हो रही है 7 ग्राम पर डे से ज्यादा फैट की, फैट निकल रहा है स्टूल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, एज सीन इन सम माल एब्जॉर्प्शन। ये माल एब्जॉर्प्शन में देखा जाता है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में देखा जाता है, कॉल्ड स्टेटेरिया। स्टेटेरिया क्या हो गया, फैट इन स्टूल। इज इट क्लियर? सडन स्टेन यूज टू, अब देखो सूदन स्टेन यूज करते हैं हम, सूदन स्टेन या सडन स्टेन जो भी पढ़ना है, सडन स्टेन यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट फैट इन स्टूल। जब हमें फैट इन स्टूल को डिटेक्ट करना होता है तो उसमें हम सडन स्टेन का यूज करते हैं, SUDN, सडन स्टेन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री इन इफेक्चुअल स्ट्रेनिंग। इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं, इन इफेक्चुअल स्ट्रेनिंग एफर्ट फॉर स्टूल एंड यूरिनेशन कॉल्ड टेनास्मस। अब इनवॉलेंट्री, हमें, हमारे पेट में कोई स्टूल नहीं है या हमें कोई अचानक से हमें अर्जेंसी लग रहा है कि एकदम से क्रैम्पिंग हो रही है कि हाँ हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा, इसी को टेनास्मस बोलते हैं। इस टेनास्मस के लिए मैंने अलग से भी एक इसकी डेफिनेशन रखी है क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग रहता है ये। तो टेनास्मस का मतलब क्या हो गया, टेनास्मस इज द परसिस्टेंट ऑफन पेनफुल सेंसेशन। परसिस्टेंट है, लगातार रहती है, और पेनफुल सेंसेशन ऑफ नीडिंग टू पास स्टूल, कि हमें जरूरत है अभी स्टूल पास करने की, पूप करने की, और यूरिनेशन करने की, इवन व्हेन द बाउल्स और ब्लेडर आर ऑलरेडी एम्प्टी। बाउल आपका जो इंटेस्टाइन है वो एम्प्टी है, ब्लेडर एम्प्टी है, लेकिन तब भी आपको अर्जेंसी लग रही है, तब भी आपको पेन फील हो रही है, इसी को हम टेनास्मस बोल सकते हैं। इट इज नॉट ए डिजीज, ये कोई डिजीज नहीं होती है, इटसेल्फ बट अ सिम्टम दैट योर बॉडी इज रिएक्टिंग टू, बॉडी आपकी रिएक्ट कर रही है, ये बेसिकली एक सिम्टम है, बॉडी आपकी आपको जो है सचेत कर रही है किसके बारे में, इरिटेशन के बारे में, और एन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, कोई मेडिकल कंडीशन है उसके बारे में। तो जब भी ऐसी चीजें हो रही होती हैं तो कोई मेडिकल कंडीशन बन रही होती है, डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉर्बोरगेमी, अभी मैं बता चुका हूँ, इसको आपने होमवर्क में करना है क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ESIC स्टाफ नर्स जो है जोधपुर में 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, कलेक्शन ऑफ एयर की कलेक्शन हो रही है इनटू एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड। तो देखो न्यूमो आएगा, तो न्यूमो देखो क्या है, न्यूमोथोरिक्स आएगा क्या, तो ये क्या, ये थोरेसिक कैविटी में हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं। तो ये एसाइटिस और नॉन, ये तो नहीं आएगा, तो बचा क्या, बी आएगा इसका। ठीक है, इसका क्या है, न्यूमोपेरिटोनियम। क्लियर, न्यूमोपेरिटोनियम इज द आंसर। इज इट क्लियर? तो न्यूमोपेरिटोनियम का मतलब क्या गया, न्यूमोपेरिटोनियम इज ए कंडीशन इन विच एयर आर गैस कलेक्टेड इन द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में एयर या गैस कलेक्ट हो चुकी है, मेनली ड्यू टू इंटेस्टाइनल ऑर्गन रप्चर। जब भी इंटेस्टाइन में कोई ऑर्गन रप्चर हो जाता है तो ये वाली कंडीशन बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमोपेरिटोनियम। ठीक है, न्यूमो मीन्स एयर, पेरिटोनियम पेरिटोनियम के अंदर। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है, किसमें आया हुआ है, तो आरएमएल दिल्ली
स्टाफ नर्स में क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ये कह रहा है ए लार्जेस्ट ऑर्गन इन द एब्डोमेन, ये कह रहा है एब्डोमेन में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन एब्डोमिनल कैविटी में दैट फिल्टर ब्लड इज, ब्लड को फिल्टर करता है। ब्लड की फिल्ट्रेशन, आरबीसी की फिल्ट्रेशन स्प्लीन करता है, आपको पता है कहाँ पे होता है, स्टमक के बैक साइड पे ऊपर चिपका हुआ होता है। कैसी डायग्राम है, कैसा होता है, तो ये देखो स्प्लीन कहाँ है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्टमक है और स्टमक के पीछे देखो ये चिपका हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है, ये स्प्लीन क्या कर रहा है, देखो स्प्लीन में वेन आ रही है, स्प्लीन से आर्टरी जा रही है, तो इसका स्प्लीन का काम बेसिकली क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। बेसिकली स्प्लीन क्या करता है, जो आरबीसीज अब कैपेबल नहीं रहे, आरबीसी की डेथ, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी इसको कहते हैं, जिसको हम जैसे कब्रिस्तान आरबीसी का हो गया, वो स्प्लीन होता है, याद रखना। अब देखो इसमें इसके एक्सप्लेनेशन में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्प्लीन के ऊपर निकलेंगे हमको। तो स्प्लीन इज अ डार्क रेड, स्प्लीन डार्क रेड कलर का होता है, ओवल शेप्ड लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, सिचुएटेड इन द अपर लेफ्ट एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, अपर लेफ्ट एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, तो लेफ्ट एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में ही स्टमक होता है, स्टमक के ऊपर होता है। लाइज लाइज रिलेटिव टू 9, 10 एंड 11th रिब, तो 9, 10th एंड 11th रिब के पीछे ये होता है, मतलब ये इसको प्रोटेक्ट करती है। स्प्लीन स्क्रीन्स द ब्लड एंड, स्प्लीन क्या करता है, स्क्रीन करता है ब्लड को, देखता है ब्लड को, एंड रिमूव एनी ओल्ड, मतलब ओल्ड या डैमेज आरबीसी को रिमूव करता है। डैमेज ब्लड सेल्स फिल्टर ऑफ ब्लड, तो फिल्ट्रेशन करता है ब्लड की, डैमेज आरबीसी को ये निकालता है, तभी मैंने बोला ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें है वेस्कुलर कैविटी ऑफ स्प्लीन, जो वेस्कुलर कैविटी है स्प्लीन की, कितना इसके अंदर ब्लड आता है, तो देखो 100 ml से लेकर 300 ml आता है, इन एवरेज ऑफ 4% ऑफ टोटल ब्लड। तो देखो 4% टोटल ब्लड का स्प्लीन जो है अंदर से फिल्टर कर रहा होता है, 4% टोटल ब्लड का, जो कि 100 ml से लेकर 300 ml होता है। इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, sympathetic impulse stimulate construction of the venous sinus, forcing most of the splenic blood into the circulation। जब भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली सिंपल से ये रखो कि जो ये 4% ब्लड को अपने पास रखता था फिल्टर करने के लिए, अब 4 नहीं रखेगा, कम रखेगा, ज्यादा ब्लड को पुश करेगा सर्कुलेशन की ओर, बस ये यही समझाना चाह रही है लाइन। नेक्स्ट, lymph nodes are thousands of small kidney shaped lymphoid organ that lie at interval along the lymphatic vessel which filter lymph, it is an important part of body immune system। तो देखो lymph nodes क्या होते हैं, देखो lymph node भी यहाँ पे ऑप्शन में था कहीं, हाँ इस lymph node को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो lymph node क्या होते हैं, lymph node are thousands of small किडनी शेप्ड लिम्फाइड, तो अलग अलग हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में लिम्फ नोड भरे पड़े हैं। लिम्फ नोड का क्या काम होता है लिम्फाइड ऑर्गन्स का, दैट लाई एट इंटरवल along the lymphatic vessels इसमें होती है, उनके साथ में lymph node होते हैं जो फिल्टर करते हैं lymph को। और lymph जो है it is an important part of body, ये important part है बॉडी का, किसके बिहाफ पे, इम्यून सिस्टम के बिहाफ पे। जब हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे, वहां पे हम इस lymph को डिटेल में देखेंगे। इज इट क्लियर? अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मैं अब आपको होमवर्क में देता, क्योंकि यहीं पे मैंने इसका बता दिया है, 9, 10, 11th रिब बता दिया है यहीं पे, तो चलो फिर भी आप यहाँ पे अब आंसर कर दो। चलो ये होमवर्क में क्या ही रखो, 9, 10, 11th रिब कहाँ पे, तो डी ऑप्शन देखो, 9, 10, 11th रिब इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे स्प्लीन है, ये देखो 9, 10, 11th रिब, ठीक है, ये आ गया आपका स्प्लीन। क्लियर? ये आपका स्प्लीन आ गया और ये रिब के अंदर धसा हुआ है, कहाँ पे रिब के अंदर, ये तो रिब इसको प्रोटेक्ट कर रही है बाहर से, 9, 10, 11th रिब में। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, DSSB स्टाफ नर्स 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लिनिक्टोमी। जब हम स्प्लिनिक्टोमी करते हैं, स्प्लिन को रिमूव कर देते हैं, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? क्या इससे कॉलिसिस्टाइटिस हो सकता है, गॉलब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो सकती है, पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, इससे पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो सकती है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो सकती है, गैस्ट्राइटिस स्टमक में इन्फ्लामेशन होती है। याद रखना, इससे पेनक्रेटाइटिस की कंडीशन बनती है, पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन होती है। क्यों होती है, क्या होती है, वो अब हम इस एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड में देखेंगे। इसका एक्चुअल रीजन क्या है, तो देखो, इंडिकेशन ऑफ स्प्लिनिक्टोमी और रप्चर ऑफ स्प्लीन। इंडिकेशन ऑफ स्प्लिनिक्टोमी, कब हम स्प्लीन को हम निकालते हैं, अगर रप्चर हुआ हो स्प्लीन, विच कॉज लाइफ थ्रेटनिंग इंटरनल ब्लीडिंग। अब होता क्या है, जब स्प्लीन रप्चर हो जाता है ना, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हुई होती है बहुत ज्यादा। स्प्लीन कैंसर में ये बनता है, या आईटीपी एंड एनीमिया लाइक थैलेसीमिया वाली कंडीशन में ये देखा जाता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के बाद इज टू डेवलप लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन इनटू बॉडी। तो बॉडी में लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन बन सकती है
कौन सी, किसके बाद, स्प्लेनिक्टोमी के बाद। अदर कॉम्प्लिकेशन आर इंसीजनल हर्निया, इंसीजनल हर्निया जो आप ऑपरेट कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ इंसीजनल हर्निया, वहां पे हर्निया जहां पे ऑपरेट किया था वहां पे कोई पोर्शन आ गया, इंसीजनल हर्निया, ठीक है। पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाज में स्वेलिंग हो सकती है, जो लंग्स हैं वो कोलैप्स हो सकते हैं, लंग्स कोलैप्स एंड इंजरी टू पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में इंजरी हो सकती है, स्टमक एंड कोलॉन, इनमें इंजरी के चांसेस देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर जो है पैनक्रियाटाइटिस है, क्योंकि गॉल ब्लैडर तो दूर है, इसको कोई नहीं, अपेंडिक्स भी दूर है, इसका कुछ नहीं होगा, गैस्ट्राइटिस स्टमक में कुछ नहीं होता। मेन दिक्कत यहाँ पे पैनक्रियाज में हो सकती है, तो पैनक्रियाटाइटिस बन सकता है क्योंकि इन्फेक्शन हो जाती है बहुत ज्यादा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राक एमएससी नर्सिंग 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज अ स्प्लेनिक्टोमी। नर्स एक क्लाइंट की केयर कर रही है जिसकी अभी अभी क्या हुई है, स्प्लेनिक्टोमी हुई है। तो स्प्लेनिक्टोमी के बाद इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड ऑपरेशन के बाद अब इमीडिएटली नर्स क्या करेगी, विच कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स स्पेसिफिकली एसेस इन दिस क्लाइंट। तो क्लाइंट में क्या देखेगी, मैंने पहले ही बोला आपको कि स्प्लेनिक्टोमी के बाद या स्प्लीन इंजरी के बाद सबसे ज्यादा बॉडी किसके रिस्क में जाती है कि इन्फेक्शन हो सकती है। तो क्या इन्फेक्शन? हाँ, तो ए ऑप्शन इसका सीधा इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन को टिक करो और आगे बढ़ो, पीछे मैंने इसकी एक्सप्रेशन पहले ही बता दी थी आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ईएसआईसी स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है, मार्च सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है? चिल्ड्रन हु हैव अंडरगो स्प्लेनिक्टोमी शुड रिसीव। अब देखो, ये एक चिल्ड्रन है जिसकी स्प्लेनिक्टोमी हुई है, उसको क्या रिसीव करना है? चिल्ड्रन हु हैव अंडरगोन स्प्लेनिक्टोमी शुड रिसीव, क्या हिपैटिक वैक्सीन इसको चाहिए, हेपेटाइटिस की वैक्सीन इसको लगानी चाहिए, या न्यूमोकोकल वैक्सीन लगानी चाहिए, बीसीजी वैक्सीन लगानी चाहिए, या येलो फीवर वैक्सीन लगानी चाहिए? तो याद रखना न्यूमोकोकल वैक्सीन इसमें लगाई जाती है। अब देखो न्यूमोकोकल वैक्सीन क्यों लगाई जाती है, क्या रीजन है? तो देखो, स्प्लेनिक्टोमी जो है, स्प्लेनिक्टोमाइसिस पेशेंट, जो स्प्लेनिक्टोमी जिसमें हो गई है उसको क्या बोलेंगे, स्प्लेनिक्टोमाइसिस पेशेंट शुड बी वैक्सीनेटेड टू डिक्रीज रिस्क ऑफ जो अदर वेलमिंग पोस्ट स्प्लेनिक्टोमी सेप्सिस है। तो इसको क्या बोलेंगे, अदर वेलमिंग पोस्ट स्प्लेनिक्टोमी सेप्सिस। सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन होता है। अब पोस्ट जैसे ही सर्जरी हो गई है उसके बाद कौन सी सेप्सिस, कौन सी इन्फेक्शन हो सकती है? बाय ऑर्गेनिज्म लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसके बाद जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है ये राज करता है, ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो यूज न्यूमोकोकल वैक्सीन, इसलिए हम कौन सी वैक्सीन का यूज करते हैं? न्यूमोकोकल वैक्सीन का यूज करते हैं। हिब एंड नाइसीरिया मेनिनजाइटिस एटसेट्रा, ठीक है, MENINGITIDS मेनिनजाइटिस एटसेट्रा इसमें आ जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, कहां पूछा गया था? DSSB स्टाफ नर्स 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अ पेशेंट हु इज ऑन, अब देखो सेंसकर ब्लैक मोल ट्यूब, ये सेंसकर ब्लैक मोल ट्यूब क्या होती है? अब जेंसकर, सेंसकर जो आपने प्रोनाउंस करना है, मैं स्पेलिंग पढ़ के बता देता हूँ, SENGSTAKN, सेंजटेकन, सेंजटेकन, सेंसकर, जो आपने इसको प्रोनाउंस करना है तो करो। सेंगस्टन ब्लैक मोल ट्यूब जो सडनली एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। देखो, एक पेशेंट को हमने सेंसकन ब्लैक मोल ट्यूब लगाई थी। ये बेसिकली ट्यूब होती क्या है, इसोफेगस के अंदर ये ट्यूब लगाई जाती है। इसोफेगस के अंदर ये ट्यूब लगाई जाती है, इसमें बैलून होता है जो कि इन्फ्लेट हो जाता है, ठीक है। ये बैलून इन्फ्लेट करता है क्योंकि होता क्या है, इसोफेजियल वायरसेस, इसोफेगस में कुछ जख्म होते हैं, आर्टरीज रप्चर होती है, वहां पे ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है। और ये ट्यूब का काम क्या होता है, इस ट्यूब में बैलून होता है, वह बैलून फूलता है और साइड पे वॉल्स पे प्रेशर बनाता है ताकि ब्लीडिंग ना हो। लेकिन अब ये ट्यूब लगाने के बाद, सेंसकर ब्लैक मोल ट्यूब लगाने के बाद हुआ क्या, A patient who is सेंसकर ब्लैक मोल ट्यूब suddenly experience difficulty in breathing, ब्रीथिंग में, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है। Which of the following action should the nurse take first? तो सबसे पहला एक्शन क्या होगा नर्स का? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन विद नेजल कैनुला, क्या उसको हम नेजल कैनुला के थ्रू ऑक्सीजन देंगे? क्या एलिवेट करेंगे हेड ऑफ द बेड, बेड के हेड को ऊपर की तरफ करेंगे? कट एंड रिमूव द ट्यूब, कट करो और ट्यूब को रिमूव कर दो, या लिसन टू द क्लाइंट लंग, क्लाइंट के लंग्स को देखेंगे। तो अभी सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कट करो, ट्यूब को बाहर निकालो, मर जाएगा, वो इमरजेंसी कंडीशन है। तो कट एंड रिमूव द ट्यूब इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखो सेंसकर ब्लैक मोल ट्यूब है क्या, इसकी मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूं। ये वो ट्यूब है, ये आप ट्यूब देख सकते हो। इसके 3 ल्यूमन होते हैं, ठीक है, इसोफेजियल पोर्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे
गैस्ट्रिक बैलून पोर्ट होता है, यहाँ से हवा भरी जाती है, ये सक्शन, बाहर कुछ निकालना हो तो सक्शन पोर्ट है, यहाँ से कुछ देना हो तो ये है, तो हवा के लिए ये है, तो ये देखो यहाँ पे बैलून इन्फ्लेट करके रखा है, ठीक है। तो ये इसोफेजियल बैलून इन्फ्लेट करके रखा है, और यहाँ भी बैलून हो सकते हैं, क्लियर। अब इसमें क्या है, बैलून क्यों रखते हैं, मैंने बोला ब्लीडिंग के लिए, रोकने के लिए, और अगर दिक्कत आ रही है इसको सांस लेने में तो पहले कट करो, बाहर निकालो इसको। अब देखो क्या लिखा हुआ है इस पे, सैंक्स्टन ब्लैकमोल ट्यूब, जो सैंक्स्टन ब्लैकमोल ट्यूब है, इट इज अ 3 ल्यूमेन ट्यूब, इसमें 3 ल्यूमेन होते हैं, मैंने डायग्राम में दिखा दिया है आपको, यूज टू ट्रीट ब्लीडिंग फ्रॉम इसोफेगस, इसोफेगस के अंदर कोई ब्लीडिंग हो रही है या गैस्ट्रिक वायरसेस, स्टमक में कोई ब्लीडिंग हो रही है, बाई डायरेक्टली कंप्रेशन द ब्लीडिंग वेसल, तो ब्लीडिंग वेसल को कंप्रेस करेंगे, कभी हमको ब्लड निकलता है तो हम उसको दबाते हैं ना, वैसे ही अब इंटेस्टाइन के, वैसे ही अब इसोफेगस के अंदर, स्टमक के अंदर ब्लड निकल रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, ये ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, और वहां पे ट्यूब में बैलून होगा, उसको इन्फ्लेट करेंगे ताकि वॉल्स पे प्रेशर बने, प्रेशर रहे, और जो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए, ठीक है। मेंटेन कॉन्टिन्यूअस हेड एलिवेटेड व्हेन ट्यूब इज इन प्लेस, जब भी हम ट्यूब लगाते हैं तो हेड को थोड़ा एलिवेट रखते हैं, ठीक है। इट में कॉज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, और ये जो ट्यूब है ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकती है बाई इन्फ्लैम्ड बैलून, क्योंकि बैलून को हमने अंदर इन्फ्लॉम किया है, वो ट्रेकिया पे थोड़ा प्रेशर भी डाल सकता है, तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। मे कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सांस लेने में दिक्कत। ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, कट द ट्यूब, ट्यूब को कट करना है, टू डिफ्लेट द इसोफेगस, और एकदम से इसोफेगस को डिफ्लेट कर देना है, वो बैलून को डिफ्लेट कर देना है और रिमूव कर देनी है वो ट्यूब, ठीक है, ये काम है पहला। तो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, बेड को एलिवेट नहीं करना है, कुछ नहीं, पहला काम है ट्यूब को बाहर निकालो, क्योंकि ट्यूब डालने से दिक्कत आई है, क्लियर। तो ये इसोफेजियल वेरिसिस क्या होता है, तो ध्यान से देखो, ये डायग्राम में आपको देखोगे तो इसोफेगस के अंदर जो ये इसोफेगस के अंदर देखो, यहाँ पे ये जख्म बन गया ना, तो ब्लड आ रहा है, तो इसको रोकने के लिए हम करते हैं, तो ठीक है, इसोफेजियल वेरिसिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है, कहाँ पे पूछा गया है, तो देखो रिम्स में पूछा गया है, ये नर्सिंग ऑफिसर दिसंबर 2023, 2 साल 3 साल पहले का क्वेश्चन। A Sangster Blackmore tube is inserted in the effort to stop the blood, तो ये ट्यूब जब हम इंसर्ट करते हैं किसके लिए, ब्लड को स्टॉप करने के लिए, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। इसोफेजियल वेरिसिस की कंडीशन है इन ए पेशेंट विद कॉम्प्लिकेटेड लिवर सिरोसिस, अब इसको लिवर सिरोसिस भी है और इसोफेजियल वेरिसिस की कंडीशन भी है। अपॉन इंसर्ट ऑफ द ट्यूब, देखो इंसर्ट ऑफ द ट्यूब द पेशेंट कंप्लेन फॉर डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, अब पेशेंट क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो फर्स्ट एक्शन क्या होगा आपका, तो वही बात है, डिफ्लेट कर देना है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, डिफ्लेट द इसोफेगस बैलून, तो मॉनिटर भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो ये कुछ नहीं करेंगे, तो सीधा डिफ्लेट याद रखना, कट करके ट्यूब को रिमूव करना, ये सबसे पहला काम हमारा रहता है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एम्स रायपुर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको, 19 में आया हुआ है, और साथ में जोधपुर एम्स में भी 18 में क्वेश्चन पूछा गया था। ट्यूब पे फिर से क्वेश्चन है, सैंक्स्टन ब्लैकमोल ट्यूब मेथड इज यूज टू कंट्रोल, किसको कंट्रोल करते हैं, ब्लीडिंग इन विच कंडीशन, किस कंडीशन में, तो इसोफेजियल वेरिसिस अभी मैंने आपको बता दिया, मेलाना तो वो हो गया, गैस्ट्राइटिस ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे, तो आंसर इसका क्या है, इसोफेजियल वेरिसिस। अब ये मैं इतना जल्दी क्यों किया, कॉज में गैस्ट्राइटिस अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, हेमेटोमेसिस को बता चुका हूँ, मेलाना को बता चुका हूँ, तो इसोफेजियल वेरिसिस भी अभी 2 क्वेश्चन के पीछे ही मैंने आपको ये चीज बता दी है, यही रीजन है थोड़ा स्पीड का। अगर अभी डायरेक्टली कोई बच्चा 14th लेक्चर देख रहा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। स्टूडेंट्स प्लीज 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 लेक्चर 1 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो। वीक में 3 ही लेक्चर तो आ रहे हैं यार, वीक में तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 दिन में तुम 3 लेक्चर भी नहीं देख पा रहे, रिवाइज भी नहीं कर पा रहे, तो कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो देखो डी इसका आंसर है, तो कैसे, ये ट्यूब यहाँ पे डाली हुई है, ट्यूब इंसर्ट की हुई है, ये बैलून को यहाँ पे फ्लेट किया हुआ है, क्लियर। अगर डिफिकल्टी आई तो कट करेंगे, बाहर निकाल देंगे, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहाँ पे आया हुआ है, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है, 2021 में आया हुआ था ये इग्नू में, उसके बाद एम्स पटना में 2020 में, और रिम्स में 2023 का क्वेश्चन कहाँ कहाँ रिपीट हुआ है, 23 का क्वेश्चन 20 में और 21 में, क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओरल म्यूकस इज कॉल्ड, इन्फ्लेमेशन हो रही है ओरल म्यूकस की, ठीक है, ओरल म्यूकोसा, ये म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, ये पढ़ा चुका हूँ सारा, ये लेयर है, क्लियर, ये लेयर्स है, मैंने बताया था आपको। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, तो याद रखना इसको स्टोमेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। स्टोमेटाइटिस क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा इज कॉल्ड स्टोमेटाइटिस, देखो स्टोमेटाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोसा मेम्ब्रेन ऑफ माउथ इंक्लूडिंग लिप्स, टंग्स एटसेट्रा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे अब माउथ में हो रही है तो स्टोमेटाइटिस आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे अब स्टमक में हो रही है तो क्या गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग, अब माउथ में हो रहे हो तो यहाँ पे कोई माउथाइटिस नहीं कर देना, ये आइटिस तो लगा दें अब ऑर्गन, वैसा नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द, अच्छा पहले देखो कहाँ पे आया हुआ है, बीएसएस स्टाफ नर्स 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपको एसआई में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज लेस लाइकली टू कॉज स्टोमेटाइटिस, इनमें से कौन सी कंडीशन है जो स्टोमेटाइटिस को कॉज नहीं करती है, ठीक है। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, कीमोथेरेपी, एलर्जी, हार्ट फेलियर। क्वेश्चन थोड़ा दोबारा से पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज लेस लाइकली टू कॉज स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस किसकी वजह से हो सकता है, लेस लाइकली टू कॉज, कौन सा लेस लाइकली टू कॉज करता है, कीमोथेरेपी से स्टोमेटाइटिस होता है, दिक्कत होती है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होगा तो हो सकता है, हार्ट फेलियर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि एलर्जी में भी, एलर्जी से भी इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये आएगा, तो हार्ट फेलियर इसका आंसर आएगा। हार्ट फेलियर का कोई लेना देना यहाँ पे स्टोमेटाइटिस के साथ नहीं है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अच्छा देखो सी इसका आंसर आ गया। कॉमन कॉज ऑफ स्टोमेटाइटिस आर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होगा, ट्रॉमा होगा, ठीक है। यूज ऑफ स्मोक एंड अल्कोहल, स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल कर रहे हो तो हो सकता है। साइड इफेक्ट ऑफ कैंसर ड्रग एंड रेडिएशन, रेडिएशन कैंसर ड्रग केमोथेरेपी में होता है। डिजीज ऑफ लिवर, लिवर में डिजीज है, रीनल डिजीज है, किडनी में कोई डिजीज है, ठीक है। हेमाटोलॉजिकल एंड एलर्जिक रिएक्शन है, उनमें भी ये सब स्टोमेटाइटिस देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एम्स भुवनेश्वर में पूछा गया था, 2018 में क्वेश्चन आया है। विच टेस्ट इज डन फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल, ऑकल्ट हुआ छुपा हुआ, देखो स्टूल में ब्लड आ रहा है, हमको नहीं दिख रहा, लेकिन वो ब्लड, स्टूल में कोई ब्लड नहीं दिख रहा, लेकिन अगर वो ऑकल्ट ब्लड, छुपा हुआ ब्लड है, उसको क्या, उसको टेस्ट करेंगे लैब में, उस टेस्ट का नाम क्या है, क्या पूछा गया हमको, उस टेस्ट का नाम याद रखना, ग्वैस टेस्ट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। GUAIAC, ग्वैस, ग्वैग, जो आपने इसको प्रोनाउंस करना है, स्पेलिंग में बता देता हूँ, GUAIAC, ग्वैग टेस्ट इसको हम कहते हैं। इज इट क्लियर? तो देखो ग्वैग टेस्ट जो है, ग्वैग टेस्ट क्या है, फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट, इसका दूसरा नाम है फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट, इज अ टेस्ट यूज्ड टू अनसीन मतलब ओकल्ट ब्लड इन द स्टूल। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, RUHS MSc नर्सिंग में पूछा गया है, 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, स्मिथ टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, अब स्मिथ टेस्ट कब यूज, कैसे यूज करते हैं, ग्वैग टेस्ट मैंने बोला कि ओकल्ट ब्लड को, स्मिथ टेस्ट यूज करते हैं बाइल के पिगमेंट्स को देखने के लिए, ठीक है। स्मिथ टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट बाइल पिगमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो स्मिथ टेस्ट यूज टू एसेस प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट इन द यूरिन, यूरिन में बाइल पिगमेंट को देखने के लिए हम स्मिथ टेस्ट का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया था, BHU नर्सिंग ऑफिसर 2018 में, एवल्स टीथ, ठीक है, AVULSED, एवल्स टीथ शुड बी प्लेस्ड इन, एवल्स टीथ, अगर कोई टीथ घिर जाता है, ठीक है, घिर जाता है, उस टीथ को कहां पे प्लेस करके रखेंगे, तो किस में प्लेस करके रखते हैं, नॉर्मल सेलाइन में, कोल्ड वाटर में, मिल्क में या वार्म वाटर में, याद रखना मिल्क में हम इसको स्टोर करके रखते हैं। तो देखो एवल्स टीथ है, डेंटल एवल्जन, यहाँ पे ये टीथ गिर गया है इसका, क्लियर। तो देखो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूथ फ्रॉम इट्स सॉकेट, सॉकेट में से कंप्लीट टीथ का डिस्प्लेसमेंट हो गया है ड्यू टू ट्रोमा, किसी ट्रोमा की वजह से, कॉल्ड एवल्जन ऑफ टीथ, इसको हम क्या कहते हैं, एवल्जन ऑफ टीथ। अब जो दांत खुद गिर गया उसको एवल्जन नहीं कहेंगे, ट्रोमा की वजह से जब कोई दांत गिरता है इसको हम एवल्जन ऑफ टीथ कहते हैं। तो एवल्स टीथ शुड बी प्रोटेक्टेड या स्टोर करके रखते हैं इन ए फिजियोलॉजिकल आइडिया मीडिया एटसेट्रा, किसमें, मिल्क में, सलाइवा एंड फिजियोलॉजिकल सेलाइन में। इज इट क्लियर? तो एवल्जन टीथ शुड बी प्रोटेक्टेड या स्टोर इन अ फिजियोलॉजिकल आइडिया मीडिया एटसेट्रा, मिल्क में, सलाइवा में एंड फिजियोलॉजिकल सेलाइन में। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, तो मिल्क आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका WCL स्टाफ नर्स दिसंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, Which of the following is not among the 7 F etiological factor of abdominal distension, मतलब abdominal distension किस वजह से होता है, उसके 7 F रीजन हैं, वो 7 F रीजन क्या हैं, तो अब हमको बताना है which of the following is not, इनमें से कौन सा नहीं है, वो 7 F में कौन सा नहीं है, याद रखना, फ्लैटूज होता है, फीटस भी, फीटस की वजह से होती है, फिसिस की वजह से होती है, फटीग नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फटीग इसका आंसर आ जाएगा। तो 7F देखो क्या क्या है, तो 7F ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन आर फैट, फ्लूइड, फीटस, फ्लटूज, फीसिस, ठीक है, फिल्थी,
बिग ट्यूमर और बिग ट्यूमर एंड फेटल। इज इट क्लियर? तो ये 7 एफ थे, उनमें फटीग नहीं था, तो वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहाँ पे पूछा गया है? सीएनसीआई कलकत्ता में एक स्टाफ नर्स का एग्जाम है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑल दीज आर टाइप ऑफ इसोफेजियल सर्जरी एक्सेप्ट, अब इनमें से सारी इसोफेगस की सर्जरी है एक को छोड़ के, ठीक है। एवर लुइस इसोफेजियल सर्जरी है, मैक्न्यूज भी इसोफेजियल सर्जरी है, ये भी इसोफेजियल सर्जरी है, साइटोरिडक्शन ये इसोफेजियल सर्जरी नहीं है। अब यहाँ पे आपको सिंपली याद रखो 3 तरह की इसोफेजियल सर्जरी होती है, नाम याद रखने बस, इससे ज्यादा नहीं, कैसे क्या कोई ज्यादा नहीं पूछेगा, बस 3 तरह की इसोफेजियल सर्जरी होती है, उनके नाम याद रखने बस, एनफ, इतना काफी है। 3 टाइप ऑफ इसोफेजेक्टोमी अकॉर्डिंग इंसिजन साइट की वजह से 3 तरह की हो गई इसोफेजेक्टोमी। एक है लोअर लुइस इसोफेजेटोमी। लोअर लिव्स इसोफेजेटोमी में क्या करते हैं, 2 इंसिजन लगाते हैं, 1 इंसिजन ऑन राइट साइड ऑफ चेस्ट, राइट साइड चेस्ट के इंसिजन लगता है, एंड अदर इन एब्डोमिन, और दूसरा जो है एब्डोमिन लगता है, ठीक है। मैक्यूवन इसोफेजेटोमी कहाँ होती है? इंसिजन मेक इन नेक में इंसिजन किया जाता है, चेस्ट में इंसिजन किया जाता है, और एब्डोमिन में इंसिजन किया जाता है। उसके बाद ट्रांजिशनल इसोफेगोटोमी, ठीक है, सॉरी ट्रांजिशनली ट्रांसहाइटल इसोफेजेटोमी। ट्रांसहाइटल इसोफेजेटोमी क्या होता है? इंसिजन मेक इन नेक एंड एब्डोमेन, ठीक है। बस आपको ये 3 नाम याद रखना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एम्स ऋषिकेश, ठीक है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। द ड्रग विच इंक्रीज द रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज कॉल्ड। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग मतलब पेट खाली करना है, कौन सा ड्रग हम यूज करते हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं, एसिडिटी कम करने के लिए। प्रोबायोटिक हम यूज करते हैं डाइजेशन को बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं आएगा। एस्ट्रोजन तो ये भी नहीं आएगा। प्रोकाइनेस, ठीक है। प्रोकाइनेटिक जो है हम यूज करते हैं किसके लिए? पेट को खाली करने के लिए। याद रखना, एनी ड्रग विच इंक्रीज द रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बाय इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ मसल्स ऑफ स्टमक एंड अपर जीआईटी, अपर गैस्ट्रोएसोफेजियल ट्रैक की जो मसल्स की मोटिलिटी को बढ़ा देगा, एक्टिविटी एम्प्टिंग को बढ़ा देगा, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकाइनेटिक्स। काइनेटिक्स वर्ड में, नाम में ही स्पीड है, तो स्पीड से खाली करेगा। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? तो देखो आज हमने मिसलिनियस सारा, मतलब जितना पीआर यादों में लगभग सारा ही हमने, सारे क्वेश्चंस को हमने देख लिया है। अब अगर कोई टॉपिक स्किप हुआ होगा तो कोई बात नहीं, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे, अगर हुआ होगा तो फिर से करवा देंगे। अदरवाइज हमारी तरफ से डाइजेस्टिव सिस्टम जो था, एमएसएन का पहला टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके 14 लेक्चर हो चुके हैं, कंप्लीट कर दिया है। टोटल अगर मैं अभी तक बताऊं इस सारथी बैच में आपको क्या क्या पढ़ने को मिला है, तो इस सारथी बैच में लगभग अभी तक टोटल आपके 24 लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है। 24 लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें 10 लेक्चर ओबीजी के ऊपर थे, और 14 लेक्चर जो थे आपके एमएसएन के ऊपर। एमएसएन में कौन सा? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ये पढ़ाया गया आपको। अब यहाँ पे एक टॉपिक आपका एमएसएन का कंप्लीट हो गया। ओबीजी के लगभग 10 लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें गायनेकोलॉजी तक हम देख चुके थे। अब अगला जो लेक्चर आएगा वो ओबीजी के ऊपर ऑब्वियसली होगा। अब ओबीजी को फिर से हम ओबीजी का थोड़ा पोर्शन करेंगे, फिर हम एफओएन को भी स्टार्ट करेंगे, एफओएन का थोड़ा पोर्शन हो जाएगा, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से पढ़ेंगे। या तो एफओएन के बाद देखा जाए तो बीच में हम कोई कम्युनिटी के भी कुछ टॉपिक उठा लेंगे, साथ में मेंटल हेल्थ नर्सिंग के भी कुछ टॉपिक उठा लेंगे, ताकि मेंटल हेल्थ और कम्युनिटी का थोड़ा ही टॉपिक में उठाऊंगा, रीजन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सिलेबस कितना है, उस सिलेबस में आपको एक बार शो करवा दूं, और थोड़े 1-2 टॉपिक भी कर लेंगे। बाद में मेजरली हमारा फोकस जो रहेगा वो ओबीजी के ऊपर रहेगा, और फंडामेंटल के ऊपर रहेगा, साथ में एमएसएन के ऊपर रहेगा, क्योंकि पहले ये 3 सब्जेक्ट पे हमारा बहुत बड़ा टारगेट है। पहले तो ओबीजी को कंप्लीट करने का टारगेट रहेगा, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं, किस तरह से ये होगा। बट पीआर यादव में पूरी पीआर यादव आपको करवाई जाएगी, पीआर यादव सारथी बैच में। कैसे लगा आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा आपने पढ़ा है? जिस भी स्टूडेंट ने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम 1 बाय 1 लेक्चर, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखा है, नए कॉन्सेप्ट, कितने कॉन्सेप्ट उसने सीखे, अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करो प्लीज, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वही हमारे लिए मोटिवेशन होता है, वही हमें मजबूर करते हैं अगला कंटेंट बनाने के लिए। अब जो ये पिक्चर आपके सामने आ रही है, आज के 50 एमसीक्यू, आज जो हमने क्वेश्चंस करे, यही कल एम्स नर्सिंग ऑफिसर आपको बनाएगा। तो जो कंसिस्टेंसी है आपकी, लगातार आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हो, यही कंसिस्टेंसी, यही लगातार आपका जो दृढ़ निश्चय के साथ आप मेहनत कर रहे हो, यही आपको सिलेक्शन करवाएगा, यही आपको एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से, जो भी पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, थका हुआ है, बोर्डम हो चुका है, यही आगे जाके इस तरह से एक नर्सिंग ऑफिसर बनेगा। ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो, तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि अभी तक तुम रुके हुए हो, तुम टिके हुए हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम लेक्चर देख रहे हो। लगभग 1 घंटा हो गया इस लेक्चर को, अभी तक तुम मेरे साथ हो। लगभग 24 लेक्चर हो गए ओबीजी सारथी बैच में, अभी तुम मेरे साथ कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो। तो डिजर्व कौन करता है? तुम ही डिजर्व करते हो।
स्टार्टिंग में जब बैच स्टार्ट हुआ था तो पहले लेक्चर के 10-12 हजार व्यू थे। जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते गए व्यूज जो है वो नीचे गिरते गए। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अब जो कम व्यूज है ना, अब जो अभी तक टिका हुआ है ना वही तो सिलेक्ट होगा। और अगर यही पीआर या तो सारथी बैच में तुम एंड तक टिके रहना, तुम खुद देखोगे जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हें वहां पे पता चलेगा कि कितने कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हुए और कितने एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तुम प्रैक्टिस कर चुके हो और तुम इजीली जो है वो सॉल्व कर पा रहे हो चीजों को। ठीक है, तो देखो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से यही है कि डाइजेस्ट सिस्टम अब कंप्लीट हो गया है। 3 कम्युनिटीज वापस से मैं बोल रहा हूँ, आपका इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, तीनों कम्युनिटीज डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे तीनों के लिंक से तीनों को ज्वाइन कर लो। तीनों में अलग अलग कंटेंट आ रहा है, रोज नर्सिंग के ऊपर कंटेंट, रोज अपडेट्स, अलग अलग अपडेट्स जो आती हैं वो हम शेयर कर देते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, हाइप करो जरूर इस वीडियो को, साथ ही साथ अपने कमेंट्स जरूर दिया करो कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपको चल रहा है अभी, वो सब कमेंट्स में लिखा करो। आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं वो बहुत बड़ा फ्यूल का काम करते हैं, वो मेरी टीम को भी मोटिवेट रखते हैं और साथ में मुझे तो मोटिवेट रखते ही हैं। ऐसे भी कुछ ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बेटा तुम्हारा सिलेक्शन होगा, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।